Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had studied the Earth's gravitational acceleration, जिसका notation था small g, and then we had seen जो g का value होता है जब हम सारे जो constant value है, जो mass of Earth है, जो radius of Earth है, वो सारे values put कर देते हैं, तो आंसर जो आता है वो आता है nearly 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये g का वैल्यू जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकता है। तो पहला फैक्टर था उसमें शेप ऑफ अर्थ, देन देयर वाज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन देयर वाज डेप्थ। ठीक है, तो हमने अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बारे में पढ़ा था और ये भी डिस्कस किया कि किन फैक्टर से वो चेंज हो सकता है। तो इवेंचुअली जो हमको फॉर्मूला मिला था उसमें दैट वाज small g is equals to capital G capital M upon r square, where small g is the Earth's gravitational acceleration, capital G is universal gravitational constant, capital M is mass of Earth, capital R is radius of Earth। ठीक है, और ये सारे फैक्टर के ये सारे वैल्यूज जब पुट किए थे हमने तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। नाउ ये जो g का वैल्यू है ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। लेकिन m और r अलग अलग प्लैनेट के लिए तो अलग अलग हो सकता है। मार्स का मास अलग होगा, वीनस का मास अलग होगा, जुपिटर का मास अलग होगा, वैसे ही उनका सबका रेडियस भी अलग होगा। तो उन सब पे जी का वैल्यू डेफिनेटली अलग अलग ही आता है। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मास एंड रेडियस ऑन देम। ऑलराइट, नाउ जैसे हम मून की बात करते हैं तो जब ये मून में हम ये सारे वैल्यूज पुट करते हैं, जी तो कांस्टेंट ही है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मून का मास और मून का रेडियस जब पुट करते हैं तो जो जी का वैल्यू आता है वो अर्थ के जी के वैल्यू के हिसाब से 1/6 टाइम आता है। मतलब जो जी का वैल्यू मून पे है दैट इज 1/6 ऑफ जी का वैल्यू ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मून पे इट इज अराउंड 1.63, मतलब अर्थ के वैल्यू का 1/6 वैल्यू इज ऑन मून। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल मतलब है कि जितने फोर्स लगा के हम अर्थ पे जंप करते हैं, सो वट एवर फोर्स आई एम अप्लाइंग एंड आई एम जंपिंग, तो जितना भी हाइट में अर्थ पे जंप कर पाया उससे 6 गुना ज्यादा, 6 times more I can jump on the surface of moon because moon का gravitational acceleration कम है तो कम पुल करेगा हमको, इसीलिए हम ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, सो मून पे और अर्थ के बीच में जी का वैल्यू ये रिलेशन है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। एंड देन मूविंग अहेड विथ मास एंड वेट। अब मास और वेट क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ मास और वेट में क्या फर्क होता है वो अभी एकदम अच्छे से समझते हैं इसको। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना चीज भरा हुआ है, ठीक है, वट एवर इज द मैटर इनसाइड इट इज कॉल्ड मास। द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मैटर भरा हुआ है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मास। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज मैं यहाँ पे मास लिखता हूं और यहाँ पे वेट, हम साइड बाय साइड इसको पढ़ते जाएंगे सो इट विल बी लॉट इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो डेफिनेशन, पहला पॉइंट दोनों में डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर है उसको बोलते हैं मास। ठीक है, सेकेंड इसका यूनिट, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, तो मास को हम यूनिट किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, 1 kg 2 kg 5 kg एंड सो ऑन। ठीक है, देन थर्ड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ नंबर, मतलब आई कैन से आई वेंट टू बाय 2 kg ऑफ शुगर, तो 2 kg इज अ सफिशिएंट अमाउंट, इनफैक्ट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 2 kg जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, देन फोर्थ मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर सपोज 2 kg का शुगर मैंने अर्थ पे लिया, उसको मैं मून पर लेकर जाऊं, मार्स पे लेके जाऊं, स्पेस में लेके जाऊं, तो 2 kg का शुगर तो 2 kg ही रहने वाला है। तो उसके अंदर 2 kg जो शुगर ऑलरेडी था, सपोज दैट बैग कंटेनिंग 2 kg ऑफ शुगर, उसके अंदर से शुगर निकल के बाहर थोड़ी ना गिरने लगेगा या उसमें एड अप नहीं होने वाला है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर है वो तो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहने वाला है। ठीक है, सो मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
तो यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर जो मैटर भरा है वो बढ़ने वाला भी नहीं है, कम होने वाला भी नहीं है, वो तो उतना ही रहेगा। सो मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया मास। इसके बाद अब पढ़ते हैं वेट। वेट का भी डेफिनेशन लिखेंगे। वेट का डेफिनेशन होता है the gravitational force with which earth attracts an object towards itself is called gravitational force या weight। ठीक है, तो gravitational force ही eventually weight बनता है, बट अभी इसको डिफाइन तो ऐसे ही करना है कि जिस gravitational force से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को ही बोलते हैं वेट। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट। ये इसका डेफिनेशन हो गया। देन सेकंड, वेट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। अभी इसका एकदम सिंपल मतलब है, अगर सपोज अर्थ हमको अपनी तरफ ना खींचे तो हम अर्थ के सरफेस पे तो नहीं रहेंगे, विल बी फ्लोटिंग एंड मूविंग हियर एंड देयर, आराम से हवा में उड़ रहे रहेंगे हम। ठीक है, तो मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हम पर, इसीलिए हमको अपना वेट फील हो रहा है। अगर सपोज इफ माई मास इज 60 किलोग्राम, ठीक है, मेरा वजन जो है 60 केजी है, और अर्थ मुझे अपनी तरफ पुल ना करे, तब तो मैं ऊपर उड़ूंगा, इधर उधर आई विल बी फ्लोटिंग हियर एंड देयर। तो उस केस में मेरा मास जीरो नहीं हुआ है, आई एम स्टिल 60 केजी, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन मी इज जीरो। ठीक है, तो भले मेरा मास 60 केजी है, लेकिन अर्थ मुझे खींच नहीं रहा है, तो अर्थ मुझे खींच नहीं रहा है, तो हमको अपने वेट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमको अपना पता नहीं चलेगा वेट कितना है। सो वेट, सिंस इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पे एक्सर्ट नहीं करेगा तो वेट जीरो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है तभी वेट जीरो हुआ। तो सिंस वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन, बिकॉज फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट है, तो वेट का भी यूनिट है न्यूटन। नाउ थर्ड, मास स्केलर क्वांटिटी था, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज वेट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स डज नीड डायरेक्शन अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड। सो जो वेट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो वेट किसी भी चीज का डाउनवर्ड्स ही एक्ट होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेम वेट के लिए भी वही चीज है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन फोर्थ, अब जैसे मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों? बिकॉज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, इट इज F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, where F is the force, G is universal gravitational constant, capital M is mass of earth, small m is mass of the object, capital R is radius of earth। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया ही था, ये वाला फोर्स तो हमको पता ही है, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा, और ये है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने उस डेरिवेशन में यूज किया था इन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि F इज इक्वल्स टू m इंटू जी आया, ये तो हम m इंटू ए से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको इस तरीके से प्रोसीड नहीं करना है, सपोज व्हाट आई कैन डू इज, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से ही मेरा वेट है, अगर अर्थ मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, आई वोंट बी एक्सपीरियंसिंग माय वेट, तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली माय वेट, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही मेरा वेट बन जाता है। एंड आई कैन राइट दिस फॉर्मूला, मैं m को अलग कर देता हूं, ये छोटे m को मैंने यहां लिखा है, एंड देन देयर इज gm by r स्क्वायर। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि gm by r स्क्वायर होता है स्मॉल g, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो वी गेट w is equals to m into g। ठीक है, तो ये है वेट का फॉर्मूला, वेट W is equals to m, m is mass of the object, जो ऑब्जेक्ट की हम बात करें उसका, and g is the gravitational acceleration of earth। now यूनिवर्स भर में, चलो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज हमने अभी पढ़ा मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट जी का वैल्यू तो चेंज हो सकता है। इनफैक्ट अर्थ पे भी जी का वैल्यू हर जगह कहां सेम है, पोल पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, एंड देन वी गो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जी का वैल्यू कम होता है, डेप्थ में जाते तो भी जी का वैल्यू कम होता है, व्हेन वी गो टू मून, मार्स, जुपिटर, कहां कहां जाएंगे तो जी का वैल्यू तो चेंज होता रहेगा। अब जी के वैल्यू चेंज होने से वेट भी चेंज होगा, भले ही मास चेंज ना हो, लेकिन जी चेंज हो रहा है तो वेट चेंज होगा, सो वेट चेंजेस या वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑलराइट, ठीक है, तो डेफिनेशन, उनका यूनिट स्केलर है, वेक्टर है वो, एंड देन वो कांस्टेंट है या नहीं है,
और मास जी पे डिपेंड नहीं करता है बिकॉज इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, बट ये जी पे डिपेंड करता है और जी का वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होता है, इसीलिए वेट का वैल्यू अलग होता है. नाउ व्हाट वी ऑलरेडी नो इज, जब यूजुअली कोई हमको अपना वेट पूछता है तो हम तो अपना सीधे मास ही बताते एक तरीके से, बिकॉज हमने अभी देखा कि वेट का यूनिट तो होना चाहिए न्यूटन, बट मुझे कोई वेट पूछता है आई विल से 60 kg, तो मतलब उसने मुझे पूछा वेट बट मैं बता रहा हूं मास. अभी ये तो टेक्निकली देखा जाए तो गलत है, बिकॉज जब वेट पूछा है देन माई आंसर शुड बी न्यूटन. लेकिन अब हम मास का वैल्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम जब अपने वेट की बात कर रहे होते हैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं m इंटू जी की. हम सबके लिए जिस प्लेस पर हम हैं, मतलब उन सबके लिए जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस अराउंड माय लोकेलिटी दिस जी का वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट. तो जो जी का वैल्यू मुझ पर एक्ट हो रहा है वो दूसरे पर भी एक्ट होगा, वो थर्ड पर्सन पे भी एक्ट होगा, वो हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं सब पर जी का वैल्यू तो सेम है. तो जी का वैल्यू जब सबका सेम है तो अलग क्या चीज है सबका, मास. बिकॉज जी का वैल्यू तो हम सब पर सेम एक्ट हो रहा है, तो व्हाट इज एक्टिंग डिफरेंटली, दैट इज द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. तो हम सबका मास अलग है इसीलिए हमारा वेट अलग है. तो जब हम कहते हैं कि हमारा वेट 60 kg है, तो 60 kg का मतलब क्या है कि 60 kg मास है, उसमें जी का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट का वैल्यू आएगा. अब जी का वैल्यू जो सेकेंड पर्सन के लिए है, जो थर्ड पर्सन के लिए, वो मेरे लिए भी है, तो जी के वैल्यू से तो कुछ वेट फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तो मास की वजह से. तो इसीलिए हम सिर्फ मास का वैल्यू बताते हैं, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 50 kg. तो मास का वैल्यू अलग होने से हमारा वेट अलग है, क्योंकि जी का वैल्यू तो हम सब पर सेम एक्ट हो रहा है. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड इन द चैप्टर, द नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल वेव्स. एक ऐसे बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जैसे अगर कोई लेक है या पॉन्ड है, उसमें हम पत्थर फेंकते हैं, सो द रिपल्स आर क्रिएटेड, मतलब पानी की सरफेस पे वेव्स स्टार्ट होने लगते हैं. वैसे ही साउंड वेव्स होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. तो वैसे ही जो इस यूनिवर्स में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हैं, ये सब एक टाइप का वेव्स एमिट करते हैं. उस वेव को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स. ठीक है. ये आइंस्टाइन ने 1916 में 1916 में प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट उस टाइम पे कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था कि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए. बट फ्यू इयर्स बैक, मे बी 2-3 साल पहले और मे बी 3-4 साल पहले, इट वाज कंफर्म्ड कि ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं. सो दिस वाज रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनिवर्स एंड हाउ थिंग्स एग्जिस्ट, और यूनिवर्स में सारी चीजें कैसे हो रही हैं. तो ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से हम बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्री फॉल. ठीक है. अब फ्री फॉल क्या होता है? हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है, बिकॉज अर्थ उसको नीचे खींच रहा होता है. वैसे ही अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैं होल्ड करके रखा हूं फिलहाल, एंड इफ आई रिलीज इट, तो जैसे मैं रिलीज करूंगा तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है, बिकॉज अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, एंड हेंस देयर इज एन इंक्रीज इन स्पीड, देयर इज एक्सेलरेशन, और वो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इस चौक को मैं अपने हाथ पे रखा हूं. ठीक है. तो इस चौक पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है अर्थ का, सो देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द चौक व्हिच इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स. लेकिन ये चौक नीचे नहीं गिर रहा है. क्यों? बिकॉज मेरा हाथ जो है इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन द अपर डायरेक्शन. इन शॉर्ट, मेरे हाथ का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे है, मेरे हाथ का फोर्स जिसको ऊपर उठा के रखा हुआ है, वो दोनों बैलेंस आउट हो रहे हैं, वो दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, इसलिए इक्वल है और ये गिर नहीं रहा है. लेकिन अगर सपोज मैं इसको जैसे रिलीज कर देता हूं, सो इट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड उसका स्पीड फिर बढ़ता जाएगा. मतलब जब हम एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं या जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल. ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई रिलीज दिस चॉक, सो दिस इज अ फ्री फॉल, बट इफ आई थ्रो दिस चॉक डाउनवर्ड्स, इट वोंट बी अ फ्री फॉल, बिकॉज जब मैं इसको नीचे फेंक रहा हूं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मेरा फोर्स भी इन्वॉल्व है, सो दैट इज नॉट अ फ्री फॉल. बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड और फिर वो गिर रहा है, तो दिस इज अ फ्री फॉल. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो उसको हम कहेंगे फ्री फॉल. ठीक है. नाउ फ्री फॉल में जैसे ऑब्जेक्ट गिरता जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाता है, वी ऑलरेडी नो दैट, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से देयर इज एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन द स्पीड.
नाउ जब एक ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करने वाले हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज अभी तक मैंने इसको होल्ड नहीं रिलीज नहीं किया है, आई एम स्टिल होल्डिंग इट, तो इसका वेलोसिटी 0 है. सो फॉर फ्री फॉल हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 इनफैक्ट. और जब ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं वो गिरने लगता है तो उसका स्पीड बढ़ता है, तो देयर इज एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे a को g. ठीक है, so the acceleration is equal to the acceleration due to gravity, or you may call it as Earth's gravitational acceleration. अभी इसके तीन इक्वेशंस हमको लिखने हैं, जो तीन इक्वेशंस ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो व्हाट विल डू इज, जो इक्वेशन है v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and third is v square is equals to u square plus 2as. इन इक्वेशंस को हम फ्री फॉल के लिए लिखेंगे. ठीक है, नाउ फ्री फॉल के लिए लिखेंगे मतलब क्या होगा, इसमें क्या क्या चेंज होने वाला है. v तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है अर्थ के सरफेस पे हिट करेगा तो इट विल बी हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ v, तो v वैसे ही रहेगा. फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल्स टू u तो 0 है तो यहां पे u को 0 डालेंगे, प्लस a की जगह लिखेंगे g एंड t विल रिमेन एज इट इज. तो पहला इक्वेशन बनता है v इज इक्वल्स टू gt. तो फ्री फॉल का ये पहला इक्वेशन है. नाउ टेकिंग द सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, मतलब 0 इंटू टी, बिकॉज u का वैल्यू 0 है, प्लस हाफ a की जगह लिखेंगे g t स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये बन जाता है हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. अकॉर्डिंगली हम s को h भी लिख सकते हैं, मतलब s इज द डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पर जब ग्रेविटेशन जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल वर्टिकल, तो s की जगह h भी लिखा जा सकता है. तो जितना डिस्प्लेसमेंट हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं, जब हम वर्टिकली बात करेंगे दैट बिकम्स द हाइट. सो ऑफ कोर्स s की जगह हम h भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. एंड देन द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर, तो v स्क्वायर वैसे ही रहेगा, u स्क्वायर, u की जगह 0 डालेंगे, प्लस 2gs, दिस बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs. s की जगह ऑफ कोर्स h डाल सकते हैं. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. s and h are only the displacement, we need to remember this. ठीक है, so this is the concept of free fall. free fall मतलब एक ऑब्जेक्ट का गिरना only under the influence of gravitational force. for example, जैसे अगर एक लीफ ब्रांच से टूट के ऐसे नीचे गिर रहा है धीरे धीरे, सो दिस फॉल ऑफ द लीफ इज ऑफ कोर्स अ फ्री फॉल, बिकॉज जब ये लीफ गिर रहा है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है और फिर ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है. लेकिन सपोज अगर ये लीफ गिर रहा है और इसके ऊपर मैं कुछ पत्थर फेंक दूं तो ये थोड़ा और जल्दी गिरेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द स्टोन. सो इफ आई थ्रो अ स्टोन ऑन द फॉलिंग लीफ, सो ये जो गिर रहा था लीफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मेरे स्टोन के फोर्स से भी नीचे गिरा है, सो इट वोंट बी अ फ्री फॉल देन. तो जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो तभी वो फ्री फॉल होता है. ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक और द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल. देन मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इज, हमने जब पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g का जो वैल्यू होता है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.77 9.8 व्हाटएवर वी कैन टेक इट. तो ये g का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहता है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पे. ना उस पर्टिकुलर प्लेस पे जब कांस्टेंट है तो जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मास अलग अलग हैं उनको सेम टाइम पे रिलीज किया जाए तो वो सेम टाइम पे ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचते हैं. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, सपोज एक ऑब्जेक्ट मेरे पास 5 किलो का है, एक 10 किलो का है, दोनों को सेम टाइम पे सेम हाइट से अगर मैं रिलीज करता हूं तो दोनों सेम टाइम पे ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों पे g का वैल्यू तो सेम है, बिकॉज अर्थ दोनों ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है. वी हैव दिस फॉर्मूला g इज इक्वल्स टू gm/r². ठीक है, तो इसमें this is Earth's gravitational, in fact universal gravitational constant, this is mass of the earth, this is radius of the earth. तो ये तीनों वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो या कम हो ये g का वैल्यू तो सबके लिए सेम ही एक्ट करेगा. तो एक ऑब्जेक्ट भारी हो या हल्का हो, वो जब नीचे गिर रहा होता है तो अर्थ दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से पुल करेगा, जिसकी वजह से दोनों सेम टाइम पे ही नीचे अर्थ के सरफेस पे पहुंचते हैं. ठीक है, अब
ये चीज को जब हम समझना है तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर ना एयर का रेजिस्टेंस, मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एयर उसको अपोज करता है, एयर कांटेक्ट में आता रहता है उसके। सपोज इवन इफ आई मूव दिस हैंड आई कैन फील दैट एयर अराउंड माय हैंड। तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो एयर उसको रेजिस्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो एयर है इट ऑल्सो ऑफर्स बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स मतलब जो एयर है वो उसको ऊपर धक्का भी मार रहा होता है। तो एयर इज ट्राइंग टू पुश द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, दिस इज द बॉयंट फोर्स। सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस है, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट, सो दैट to some extent opposes or obstructs the passage of the object। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो एक्ट हो ही रहा होता है। इन द फ्री फॉल ऑल्सो, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो एयर का अपथ्रस्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट हो रहा होता है, और दोनों एक्ट होने की वजह से फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है। लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, नाम सुना होगा, वो गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या किया ना, ही वेंट टू द इटालियन सिटी ऑफ पिसा, PISA, और वहां पे इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लीनिंग टावर ऑफ पिसा। वो जो टावर थोड़ा सा टेढ़ा होते जाता है एंड इट इज क्वाइट लीनिंग। ठीक है, तो क्या किया, अपने बाकी कंपैट्रिएट लोग के साथ, अपने बाकी जो भी कोलीग्स हैं उनके, जिनके साथ वो काम करते थे, तो उनको बोला कि तुम नीचे वेट करो। और वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे गए और दो ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस दोनों को सेम टाइम पे सेम हाइट से रिलीज किया। एंड देन ही आस्क्ड हिज कॉलीग्स टू टेल हिम व्हिच ऑब्जेक्ट हैड रीच्ड द ग्राउंड अर्लियर। जब उनके कॉलीग्स ने बताया कि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे गिरे, तो ही वाज सरप्राइज्ड, बट देन ही फाउंड आउट कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम टाइम से, इनफैक्ट सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से पुल कर रहा था। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर सपोज एक स्टोन और एक फेदर को मैं सेम टाइम पे रिलीज करूं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि स्टोन पहले पहुंच जाता है, फेदर तो बहुत धीरे धीरे बाद में नीचे पहुंचता है। तो इस केस में ये कहां राइट हुआ कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम है? ये इसलिए हुआ बिकॉज जो एयर रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, एयर रेजिस्टेंस और बॉयंट फोर्स, ठीक है, ये दोनों फेदर पे भी एक्ट हो रहे हैं और स्टोन पे भी एक्ट हो रहे हैं। फेदर पे ज्यादा एक्ट होने की वजह से फेदर धीरे धीरे नीचे आता है, बट स्टोन जल्दी चला जाता है। ठीक है, सो अगर सपोज इसमें कुछ अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, द ओनली प्रॉब्लम इज द एयर, एयर का रेजिस्टेंस एंड एयर का बॉयंट फोर्स। अगर यही दोनों ऑब्जेक्ट्स, एक स्टोन और एक फेदर को वैक्यूम में रिलीज किया जाए, ठीक है, वैक्यूम मतलब देयर इज नो एयर, अर्थ पे ही अगर सपोज आर्टिफिशियली हम ऐसा एक इवैक्यूएटेड चेंबर क्रिएट करें जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑफ कोर्स है लेकिन एयर नहीं है, या उसके अराउंड कुछ भी एयर से रिलेटेड कोई भी कुछ गैस है थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो अगर उस स्टोन को और फेदर को वैसे वाले चेंबर में रिलीज किया जाए तो दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, सो दैट प्रूव्स कि अर्थ दोनों ही ऑब्जेक्ट को, स्टोन को और फेदर को, सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है। नॉर्मल केस में वो ऐसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द एयर। तो आइडियली देखा जाए ट्रू फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। तो असली का फ्री फॉल वहां ही पॉसिबल है जहां सिर्फ वैक्यूम है, एयर नहीं होना चाहिए, बिकॉज एयर का रेजिस्टेंस और एयर का अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स जिसको कहते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और इस वजह से देयर माइट बी डिफरेंट रिजल्ट्स। ऑलराइट, ठीक है, सो दिस वाज रिलेटेड टू द फ्री फॉल and also the experiment did by Galileo. Now, next topic we are moving is potential energy. In fact, gravitational potential energy. हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑफ कोर्स पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, वी ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, जिसमें m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो सपोज ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड, और ऑब्जेक्ट यहां पर है पॉइंट a पे, सो दिस इज द हाइट h। तो जैसे जैसे हाइट h बढ़ता जाता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। इसमें हम क्या कर रहे थे कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ठीक है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो यूज करते हैं। ये जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर जाता है तो फॉर स्मॉलर हाइट्स, मतलब अगर वो हाइट h का जो वैल्यू है ग्राउंड से बहुत ज्यादा नहीं है,
तो जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जी का वैल्यू विल रिमेन 9.8, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगता है तो नो डाउट एच का वैल्यू इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन साथ में जी का वैल्यू भी कम होगा, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वाला जो फैक्टर था, जितना हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होता है। तो हमने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, उसमें क्या अज्यूम किया कि ये जो h है हाइट, दिस इज नॉट टू मच, बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर स्मॉलर हाइट्स ऑफ कोर्स जी का वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर h का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो जी का वैल्यू भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो आइडियली कैसा सिनेरियो होता है, अगर सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे h बढ़ रहा है, ठीक है, उसके साथ g का वैल्यू भी तो कम हो रहा है। मतलब ये g का वैल्यू जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट ग्राउंड या अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, g का वैल्यू कम होते जाएगा। और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पहुंच जाऊं तो वहां पर g का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब जैसे h का वैल्यू बढ़ रहा है, g का वैल्यू कम होते जा रहा है। तो अगर मैं अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाऊं, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वहां पर जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जी का वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब आइडियली देखा जाए तो अगर सपोज इनफाइनाइट, वैसे देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, इनफाइनाइट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, स्टिल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट ए इज द इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इनफाइनाइट कि मैं यहां पहुंच के बोल सकता हूं आई हैव रीच्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर इज नो सच थिंग, ठीक है। बट एक्सप्लेनेशन के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है जहां पर जी का वैल्यू 0 हो गया। अब यहां पर जी का वैल्यू जब 0 हो गया, इस पॉइंट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो गया। तो जो हम 9th में पढ़े थे कि जब h का वैल्यू 0 हो, अगर mgh में h 0 हो गया तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होता है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जहां g का वैल्यू 0 हो गया। तो मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है। तो इट इज बेटर टू कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो वहां पर असली में जाके पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है, बिकॉज जी का वैल्यू वहां 0 हो रहा है। हम यहां पर h का वैल्यू जब 0 डालते हैं तो g का वैल्यू तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे बेटर है कि असली में तो 0 यहां पर हो रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। सो दिस सिंबल इज ऑफ इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल 8, ठीक है, ये इंफिनिटी का सिंबल है। तो इस डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो आई राइट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू से और जितना ऊपर जाएंगे, अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अब इससे अगर मैं हाइट को मेजर करूं, यहां से हाइट को लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, बिकॉज यहां पे असली में जी का वैल्यू 0 हुआ, और जी का वैल्यू 0 हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसके बियॉन्ड जाएंगे, जितना हाइट बढ़ेगा तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट के जितना भी हम नीचे रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तो आएगा नेगेटिव। जस्ट लाइक ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 से यहां बढ़ा 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 से लेफ्ट में आएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो असली में यहां पर 0 है, इसके ऊपर और हाइट बढ़ा तो यहां से जितना हाइट बढ़ा उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और 0 से जितना भी कम हाइट रहा सब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज -gmm अपॉन r प्लस h, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। g इज ऑफ कोर्स द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ अर्थ, बिकॉज हम अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r is radius of the earth and h is this height। सपोज मैं फाइंड कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पॉइंट बी पे, तो यहां पे हाइट को h ले लिया तो r प्लस h, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे g का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वहां पोटेंशियल एनर्जी 0। तो उसके ऊपर जितना भी रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, उसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू। इसीलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस से जितना भी नीचे आएंगे, तो आइडियली मतलब जो भी हम देखा जाए अर्थ के सरफेस से जितना भी ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं वो सब नेगेटिव ही होता है, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस तो हम कभी पहुंच नहीं सकते हैं। सो दैट इज व्हाई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में नेगेटिव होता है।
and this is the formula gmn upon r plus h. H is height from the surface of earth, capital R is radius of earth, and इसको ये formula जो है potential energy का ये याद रखना है, it might be used for the numericals. ठीक है, so ये minus sign क्यों आया, I hope it is clear. Alright, so that's it for this video. Still one more topic to go that we will cover in the next video, that is escape velocity, and then a few numericals to solve. So if you have not understood anything, you may watch the video again, okay? And also read the textbook till the last maybe last topic छोड़ देना है escape velocity वाला, उसको छोड़ के जितना भी कुछ हुआ है अब तक, just keep on reading and you will have a better understanding of the topics. All right, so that's it for this video. In the next video we'll continue with the last theory part and also with the numericals. That's it. Thank you and bye bye.